हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे। और पेश करते हैं आज की हमारी वीडियो क्लास 11th के लिए वीडियो नंबर 4। हमने जो प्रीवियस वीडियो देखी थी, वीडियो नंबर 3, उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि सर फिक्स एसेट्स क्या होती है। हम लोगों ने टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स देखी थी। उसके अलावा हम लोगों ने रिसीट्स देखा था। रिसीट्स का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने वहां पे रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स दोनों चीजें पढ़ी थी। आज उसी के आगे बढ़ते हैं एक्सपेंडिचर से। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं एक्सपेंडिचर से। देखिए एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ। एक्सपेंडिचर मतलब होता है कि सर बिजनेस ने कोई अमाउंट पे किया या पे करना बाकी है। किसके लिए? फॉर गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, सर्विस या फॉर एसेट्स। बिजनेस ने कोई अमाउंट पे कर दिया, कोई अमाउंट बिजनेस ने खर्चा किया, बिजनेस ने कुछ, या खर्चा करना बाकी है भी, या उसका पेमेंट करना बाकी है फॉर परचेज ऑफ गुड्स, सर्विस और एसेट्स, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंडिचर। एनी अमाउंट spent or payable, any amount spent, here you go, any amount paid or payable by the business for purchase of goods, for purchase of services or for purchase of asset। बिजनेस को कोई भी अमाउंट बिजनेस ने खर्चा कर दिया या खर्चा अभी भी करना बाकी है, किस चीज के लिए? गुड्स खरीदने के लिए, सर्विस खरीदने के लिए, एसेट खरीदने के लिए। तो इनके लिए अगर कोई खर्चा हो चुका है या खर्चा करना बाकी है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। रिसीट्स में हम लोगों ने क्या बोला कि बिजनेस में जहां से भी पैसा आया या आने वाला है, या तो रिसीव हो चुका है, रिसीवेबल है, गुड्स बेच के, एसेट, सर्विस बेच के, एसेट बेच के। वैसे ही बिजनेस में उससे कोई पैसा जा चुका है या सर जाएगा गुड्स के परचेज के ऊपर, सर्विस के परचेज के ऊपर या किसी एसेट की परचेज के ऊपर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? नेक्स्ट अब बात करेंगे सर कि एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। आपके बुक में 3 पार्ट्स गिवन है, हम लोग यहाँ पे अभी 2 पार्ट पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। बिजनेस एक्सपेंडिचर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत इजी है। क्या कि सर बिजनेस में कोई ऐसा अमाउंट जो हम लोगों ने पे किया या पे करेंगे जो रेगुलर कोर्स में पे करना पड़ता है। कोई भी बिजनेस में ऐसा अमाउंट जो हम लोगों ने खर्च किया जो रेगुलर कोर्स में खर्च करना पड़ता है, जो रिकरिंग नेचर का होता है। बिजनेस में जनरली पैसा जाता कहां से? जनरली बिजनेस में पेमेंट्स किस किस चीज के लिए होते हैं? अगर हम बात करें कि सर बिजनेस में पैसा जनरली जाएगा किस चीज के लिए, हम लोगों ने अगर सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, तो उसके लिए पैसा बाहर जाएगा। हम लोगों ने कोई सर्विस ली तो उसके लिए पैसा बाहर जाएगा। बात हो रही है रिकरिंग नेचर की। मैं बोल रहा हूं जनरली बिजनेस से पैसा जाता कहां कहां पर है? गुड्स खरीदेंगे तो जाएगा, सर्विस खरीदेंगे तो जाएगा। हम लोगों ने अगर मान लीजिए कोई सैलरी पेमेंट कर रहे हैं तो रेगुलरली सैलरी का पेमेंट होगा। रेगुलरली अगर हम लोगों को रेंट पे करना पड़ रहा है तो रेंट भी कौन से नेचर का एक्सपेंडिचर कहलाएगा? रेवेन्यू नेचर का। जो अमाउंट रेगुलर नेचर में बिजनेस से बाहर जा रहा है, वो अमाउंट जो बिजनेस का रिकरिंग नेचर का खर्चा है, वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिजनेस का ऐसा अमाउंट जो रेगुलरली बिजनेस से बाहर जा रहा है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में स्पेंड हो रहा है, वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए क्या बोला है, एनी अमाउंट स्पेंड और पेएबल बाय द बिजनेस इन नॉर्मल कोर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन विच इज ऑफ रिकरिंग नेचर। सिंपल सी चीज है सर, बिजनेस का कोई भी खर्चा अगर रिकरिंग नेचर का है, रिकरिंग नेचर का मतलब जनरली वो पेमेंट बाहर जाता रहता है, उस चीज के लिए पेमेंट करना पड़ता है हम लोगों को, तो वो चीज क्या कहलाएगी? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिजनेस में ऐसे पेमेंट्स जो रेगुलरली करने पड़ते हैं या रिकरिंग नेचर में होते हैं, तो वो कौन से कहलाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स, फॉर परचेज ऑफ सर्विसेज, पेमेंट ऑफ सैलरीज, रेंट एटसेट्रा। रेगुलरली जिन चीजों का पेमेंट होता रहता है वो चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो सर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ? सर बिजनेस में हम लोग ऐसा अमाउंट खर्च कर रहे हैं या जिसके लिए भी पेमेंट करना बाकी है जो रिकरिंग नेचर का नहीं है। देखिए हम लोगों ने कैपिटल रिसीट की भी बात करी थी। हम लोगों ने कैपिटल रिसीट में क्या पढ़ा था? बिजनेस में वो अमाउंट आ रहा है जो सर रेगुलरली नहीं आता है। रिकरिंग नेचर में जो हमें पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है वो कैपिटल रिसीट है। वैसा ही रिकरिंग नेचर में जो हम लोग खर्च नहीं करते, कभी कभार ही खर्च करना पड़ता है वो अमाउंट, तो वो कौन से नेचर का कहलाएगा? कैपिटल नेचर का, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं। सर बिजनेस से कोई अमाउंट बाहर जा रहा है, हम लोग कुछ खर्चा कर रहे हैं जो रिकरिंग नेचर में नहीं हो रहा है। खर्चा रिकरिंग नेचर का नहीं है सर, कभी कभार ऐसा खर्चा होता है। उसके अलावा सुनना, कभी कभार ऐसा खर्चा होता है और इस खर्चे से हम लोग यूं कहें कि या तो हम लोग कोई एसेट खरीद रहे हैं, या तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, या फिर हम लोग पुरानी किसी एसेट को इंप्रूव करवा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है बिजनेस की। वापस सुनना ध्यान से क्या बोलता हूं।
देखिए बिजनेस में अगर बात करें पेमेंट जनरली कहाँ जाएंगे, हम लोगों ने बात करी जनरली तो पेमेंट जाएगा, गुड्स खरीदेंगे तो जाएगा, सर्विस खरीदेंगे हम लोगों तो बाहर पेमेंट जाएगा, सैलरी का पेमेंट करेंगे तो पेमेंट जाएगा, रेंट पे चुकाएंगे तो रेंट का पेमेंट करना पड़ेगा। ये रिकरिंग नेचर में जनरली पैसा बाहर जाता रहता है, इनमें रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। जबकि कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा कि अगर हम बात करें सर बिजनेस में वो अमाउंट जो कभी कभार ही पेमेंट करना पड़ता है या कभी कभार ही ऐसे खर्चा होता है, जैसे हम लोगों ने सर एसेट खरीद ली, हम लोगों ने क्या किया सर, कोई कार खरीद ली, कोई मशीन खरीद ली, तो क्या हुआ, खर्चा तो हुआ पर सर साल 2 साल 5 साल में एक ही बार होता है, तो वो खर्चा जो साल भर में कभी कभार ही हो रहा है या जो रिकरिंग नेचर का नहीं है, सिंपल सी चीज, जो नॉन रिकरिंग नेचर का खर्चा है वो कौन सा आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और जनरली हम लोग बोलते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग इंक्लूड करते हैं परचेज ऑफ एसेट्स। हम लोगों ने कोई एसेट खरीदी है तो वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या हम लोगों ने क्या किया कि पुरानी कोई मशीन पड़ी हुई थी, पुरानी कोई एसेट थी, हम लोगों ने उसमें इंप्रूवमेंट करवाया जिससे उसकी लाइफ भी बढ़ गई और हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ गई। फॉर एग्जांपल समझाता हूं, सर आपके बिजनेस में कोई एक कार पड़ी हुई थी, बहुत बेकार हो गई सर, चल ही नहीं रही है, उसके अंदर अभी मान लीजिए 2-3 लाख रुपए का खर्चा मांग रहा है सर, इंजन वगैरह सब चेंज करवाना पड़ेगा। तो आप लोगों ने क्या किया, उस बिजनेस ने क्या किया, खर्चा किया सर, जिससे क्या हुआ, उस कार की लाइफ बढ़ गई और बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ गई। क्यों, बिजनेस उस कार को यूज करेगा बिजनेस के अंदर तो बिजनेस की क्या होगी, अर्निंग बढ़ेगी। तो हम लोग या तो कोई एसेट खरीदे या पुरानी किसी एसेट को इंप्रूव करवा दे जिसकी वजह से हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़े। तो ऐसा अगर कोई खर्चा है, ऐसा अगर कोई खर्चा है जो नॉन रिकरिंग नेचर का है, कोई एसेट खरीदने से रिलेटेड है या कोई एसेट में इंप्रूवमेंट हो रहा है जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम का है। जो बार बार होता है वो रेवेन्यू, जो कभी कभार होता है वो कैपिटल। सिंपल सी भाषा में जो रिकरिंग नेचर में होगा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो नॉन रिकरिंग नेचर में होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉन रिकरिंग होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके अलावा सर कोई एसेट खरीद रहे हो या कोई एसेट को इंप्रूव करवा रहे हो, कैपिटल नेचर का खर्चा है। आई बात समझ में? देखिए एग्जांपल में क्या बोला है, परचेज ऑफ कार, मशीन, बिल्डिंग एक्सेट्रा। आई बात समझ में? हम लोग कोई भी मशीन खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, कोई बिल्डिंग वगैरह खरीद रहे हैं, इन्हीं को अगर आप मेजर रिपेयर वगैरह करवाओ, नॉर्मल रेगुलर रिपेयर मेंटेनेंस है, तब तो बात ही खत्म हो गई। और अगर कोई मेजर रिपेयर्स है तो वो कैपिटल नेचर के अंदर आएगा। एक छोटी सी चीज और समझा देता हूँ। मान लीजिए सर कोई बिजनेस है, कोई ऑफिस है, ऑफिस में क्या हुआ कि सर हमारे को जरूरत लगी कि यार कलर डल हो गया है, कलर इतना अच्छा नहीं रहा ऑफिस का, हम लोगों ने ऑफिस में पेंट करवा दिया। अब हम लोगों ने पेंट करवाया, हम लोग आए साल पेंट करवाते रहते हैं, हर साल पेंट करवाते रहते हैं, तो ये हर साल पेंट करवा रहे, तो ऐसा नहीं कि सर साल भर में एक ही बार हो रहा है इसलिए इसको कैपिटल मान लिया जाए। हम लोग इसे रेगुलरली, अब टाइम ड्यूरेशन कितना भी हो सकता है कि सर हर एक साल में हमारे को पेंट करवाना पड़ेगा, उससे क्या हो रहा है कि हमारी एसेट की लाइफ तो नहीं बढ़ रही है, बट उससे कहीं ना कहीं हम लोग, हमारा जो पर्टिकुलर बिजनेस नॉर्मल चल रहा है या ये कहें कि थोड़ा सा लुक अच्छा आ रहा है ऑफिस का। तो अगर किसी ऐसे एक्सपेंडिचर की वजह से, जिसकी वजह से आपकी एसेट की लाइफ तो नहीं बढ़ रही है बट आपका वो रेगुलर नेचर का खर्चा है, हर साल होगा, तो वो कौन से नेचर का कहलाएगा, रेवेन्यू नेचर का। बिजनेस का कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे एसेट की लाइफ नहीं बढ़ रही है पर हमें वो कराना पड़ेगा तभी एसेट सही चलेगी। सर अगर बात करें लेटेस्ट सपोज कार है, कार में आप, मैं ये नहीं बोलूंगा कि कार में पेट्रोल नहीं डलवाओगे तो कार चलना बंद हो जाएगी, तो कार वो पेट्रोल डलवाना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पेट्रोल डलाना पड़ेगा तभी कार एफिशिएंटली वर्क करेगी। बट अगर कोई मेजर खर्चा है जिसके बिना कार बिल्कुल खराब है सर, कार यूज ही नहीं कर सकते इतना बड़ा खर्चा करने के बाद, तो वो कौन से नेचर का खर्चा कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कार में कोई छोटी मोटी सर्विस करवाई तो रेवेन्यू नेचर का। कार में कोई बड़ा खर्चा आया कि सर उसके अलावा कार भंगार है, तो वो कौन से नेचर का खर्चा है, कैपिटल नेचर का। आई बात समझ में? क्लियर हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस। बिल्डिंग में नॉर्मल रिपेयर करवा रहे हो, रेवेन्यू नेचर का खर्चा। बिल्डिंग में कोई मेजर रिपेयर्स करवा रहे हो जिसकी वजह से बिल्डिंग की लाइफ बढ़ने वाली है, आप बिल्डिंग में एक और फ्लोर बनवा रहे हो, तो वो कैपिटल नेचर का खर्चा है। आई बात समझ में? एक बार फटाफट पॉज करके नोट डाउन करिए, आगे अपन बात करते हैं फास्ट। देखिए अब हम बात करते हैं दो अच्छे टॉपिक्स पे, एक तो फिक्टिशियस एसेट और एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम लोगों ने जब एसेट के बारे में पढ़ा था, मैंने आपको बोला था कि एसेट का जो थर्ड पार्ट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो थर्ड पार्ट है फिक्टिशियस एसेट। और अभी हम लोगों ने एक्सपेंडिचर देखा, तो एक्सपेंडिचर का जो थर्ड पार्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी अभी बता रहा हूं। इन दोनों को बाद में बताने का कारण क्या है कि सर दोनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है, दोनों में लिंक है। तो
तो इन दोनों को साथ में बताना जरूरी है, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगे। जब आप बुक में डेफिनेशंस देखोगे तो पता चलेगा बुक की जो डेफिनेशन है काफी ज्यादा घुमावदार है, तो आपको एक बार से डेफिनेशन पढ़ के समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली में बोला क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टॉपिक को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर मान लेते हैं कि सर कोई एक कंपनी है, लेट अस सपोज पेप्सी को लिमिटेड है, जो पेप्सी और पेप्सी वगैरह बनाती है। तो हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक कंपनी ली पेप्सी। अब आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि सर ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जो एमएनसीज हैं, ये कंपनीज जब अपना खर्चा करती है एडवर्टीजमेंट पे, तो इनका खर्चा लाखों में नहीं होता, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में होता है। जब ये कंपनी एक्सपेंडिचर करती है तो इनका एडवर्टाइजमेंट में जो खर्चा होता है वो लैक्स ऑफ करोड़ में होता है। अभी समझना क्या हो रहा है कि सर जब ये कंपनीज अपना खर्चा करती है, मान लीजिए कंपनी अपना खर्चा कर रही है एडवर्टीजमेंट पे, तो एडवर्टीजमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि सर सिर्फ टीवी पे ऐड आएगा, सर न्यूज़पेपर्स में ऐड आएंगे, मैगजीन्स में ऐड आएंगे, सर यूं कहें कि मोबाइल पे ऐड चलेंगे, एप्लीकेशंस के अंदर ऐड आएंगे इनके, उसके अलावा जो पोल्स होते हैं, यूनिपोल्स हैं, होर्डिंग्स हैं, सब जगह इनके ऐड चलेंगे। तो होगा क्या, सर कंपनी ने सोचा कि हम लोगों को एडवर्टीजमेंट करना है, एडवर्टीजमेंट के लिए पता लगाया कि सर एडवर्टीजमेंट के लिए 500 करोड़ का खर्चा आएगा। कितने का खर्चा आएगा? 500 करोड़ का। और आप लोगों को एक चीज जानना जरूरी है कि सर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, चाहे आप घड़ी डिटर्जेंट लें, चाहे आप निरमा वॉशिंग पाउडर लें, चाहे आप कोई भी कोलगेट ले, पेप्सोडेंट ले, कोई भी कंपनी ले, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके ऐड आप लोग देखते हैं, तो इनके ऐड जो चलते हैं, जैसे अमूल है, अमूल का भी आप लोगों ने ऐड देखा होगा, तो इनके जो ऐड है, इनकी ऐड की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। रीजन बीइंग कि सर ऐड पे खर्चा ज्यादा होता है, मीडियास बहुत सारे होते हैं जहां पर इनको अपना ऐड फ्लोट करवाना होता है, तो इन कंपनीज का ऐड पे खर्चा बहुत ज्यादा होता है। अगर हम बात करें पेप्सी लिमिटेड की, पेप्सिको लिमिटेड की, तो पेप्सिको लिमिटेड का मान लीजिए एडवर्टीजमेंट पे खर्चा हुआ 500 करोड़ रुपए का। अब 500 करोड़ का खर्चा हुआ, मैनेजमेंट को एहसास हुआ कि जो हम लोगों ने 500 करोड़ का खर्चा किया है, ये हमें बेनिफिट आने वाले 5 सालों तक इसका बेनिफिट मिलेगा। कितने सालों तक बेनिफिट मिलेगा? आने वाले 5 सालों तक कंपनी को इस 500 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा। इस 500 करोड़ से आने वाले 5 सालों तक हमारी इनकम बढ़ती रहेगी, हमारी जो सेल है वो बढ़ेगी। तो कंपनी को लगा यार ये 500 करोड़ का जो हम लोगों ने खर्चा किया है, ये हमारा खर्चा हमें आने वाले 5 सालों तक हमारे प्रोडक्ट की सेल करवाएगा, जिससे हमारी कंपनी के रेवेन्यू, हमारी कंपनी की इनकम, हमारी कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे। सिंपल सी चीज है। अब अगर कंपनी क्या करती है, ये जो 500 करोड़ रुपए है, इसको अगर अपना एक्सपेंस मान लेती है, क्या मानती है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब मान लीजिए 2020 में खर्चा किया कंपनी ने कब खर्चा किया? 2020 में खर्चा किया। मार्च से पहले का लेते हैं हम लोग कि मार्च से पहले कंपनी ने 2020 में कंपनी ने 500 करोड़ रुपए का खर्चा किया। अब होगा क्या, मानते हैं कि सर कंपनी के लेटेस्ट सपोज हम लोग पिछले 2 साल के डेटा लेते हैं कि सर कंपनी का पिछले 2 साल का इनकम और एक्सपेंस देखते हैं। पिछले साल 2018 के अंदर कंपनी की मान लीजिए इनकम थी 700 करोड़, 2019 में थी 1000 करोड़, ठीक है। इसमें एक्सपेंस कंपनी का टोटल खर्चा हुआ मान लीजिए 500 करोड़, इसमें कंपनी का टोटल खर्चा हुआ मान लीजिए 700 करोड़। और 2020 की बात करी तो हम लोगों ने बोला 2020 में अज्यूम करते हैं कंपनी की सेल हुई 1500 करोड़ की। कंपनी की सेल कितनी हुई? 1500 करोड़ की इनकम हुई। इनकम के सामने कंपनी ने ये 500 करोड़ जोड़ा, मान लीजिए कंपनी का दूसरा खर्चा था 800 करोड़, 800 प्लस 500, कंपनी ने खर्चा कितना दिखाया? 1300 करोड़। देखिए प्रॉफिट कितना आया होगा। इस साल में कंपनी को प्रॉफिट मिला 200 करोड़, इस साल में प्रॉफिट मिला 300 करोड़, और इस साल में प्रॉफिट सिर्फ कितना दिख रहा है? 200 करोड़। तो अगर कोई भी पर्सन है, अगर उसको हम ये बताते हैं कि सर कंपनी ने 2018 में 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, 2019 में 300 करोड़, 2020 में 200 करोड़, तो क्या पता चलेगा कि सर कंपनी अब लॉस में जाने लग गई है। कंपनी किस में जा रही है? लॉस में। कंपनी के पहले तो प्रॉफिट बढ़े, अब कंपनी के क्या होने लग गए? मतलब प्रॉफिट कम होने लग गए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर हम लोगों ने ये जो 500 करोड़ है, ये 500 करोड़ जिसका हमें बेनिफिट आने वाले 5 सालों तक मिलने वाले था, उसको हमने एक ही साल सारा खर्चा मान लिया। तो इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हुआ? काफी कम हो गया। अब अकाउंट्स में ये कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी खर्चे का बेनिफिट मोर देन 1 ईयर तक मिलने वाला है और वो खर्चे का अमाउंट एक्चुअल में थोड़ा सा बड़ा है, तो आप क्या करिए, उस खर्चे को स्प्लिट कर दीजिए ओवर नंबर ऑफ इयर्स, जब तक आपको बेनिफिट मिलने वाला है। वापस सुनना क्या बोला।
अगर कंपनी को या किसी भी बिजनेस को कोई भी खर्चे का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा तक मिलने वाला है, और अगर कंपनी को अगर उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा तक मिलने वाला है, तो कंपनी क्या करे कि उस खर्चे को जितने सालों तक वो बेनिफिट मिलने वाला है उतने सालों में बांट दे। हमने बोला कि सर 500 करोड़ का बेनिफिट कंपनी को 5 साल तक मिलेगा, तो हम लोगों ने 500 करोड़ को 5 साल में बांट दिया। हर साल कितना कितना बांटा? 100 करोड़। हर साल हम लोगों ने कितना बांटा? 100 करोड़। फर्स्ट ईयर में 100 करोड़, सेकंड ईयर में 100 करोड़, थर्ड ईयर में 100, फोर्थ ईयर में 100 और फिफ्थ ईयर में 100 करोड़। अभी समझना सर, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, समझना, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? हमारी जेब से कितना गया? हमारी जेब से खर्चा कितना हुआ? 500 करोड़ का। फर्स्ट ईयर में हमारी जेब से खर्चा हुआ 500 करोड़ का। पर सर हमारे को ये बोला गया कि 500 करोड़ का बेनिफिट 5 साल तक ले लो। आप 500 करोड़ को 5 साल में डिवाइड कर दो, तो सर इस साल आप खर्चा सिर्फ कितना दिखाओ? 100 करोड़। 500 करोड़ का बेनिफिट 5 साल तक मिलेगा, तो अगर 500 करोड़ की वजह से इनकम 5 साल तक आने वाली है, तो ये 500 करोड़ जो एक्सपेंस है इसको भी 5 सालों में बांटना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बोला कि सर इस साल में हमारा खर्चा कितना दिखेगा? 100 करोड़ का। 100 करोड़ का एक्सपेंस दिख रहा है, जेब से गया 500, दिख कितना रहा है? 100 करोड़। तो सर बचा हुआ 400 कहां गया? हमारी जेब से तो 500 करोड़ गया, पर हमने खर्चा सिर्फ 100 करोड़ ही माना, बाकी 400 करोड़ कहां है? तो 400 करोड़ तो सर हमें वो खर्चा है जो जिसका बेनिफिट आने वाले सालों तक मिलेगा। तो सर ये हमारे लिए एसेट हो गया क्योंकि इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये 400 करोड़ तो सर हमारी एसेट हो गई। अब पर सर ये हम लोगों ने खरीदा नहीं है और हम लोगों ने यूज करने के लिए बिजनेस में नहीं रखा, तो ना तो ये नॉन करंट है ना करंट है। नॉन करंट इसलिए नहीं क्योंकि ना तो सर इसको यूज करने के लिए रखा, और करंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसको कैश में कन्वर्ट कर नहीं सकते, और इसका बेनिफिट 1 साल से कम में मिलने वाला नहीं है। तो सर ये एसेट कौन सी हुई? इसको क्या है? इसको कहेंगे हम लोग हमारी फिक्टिशियस एसेट। क्या बोलेंगे इसको? फिक्टिशियस एसेट। क्यों फिक्टिशियस एसेट का मतलब? ऐसे लॉसेज या ऐसे एक्सपेंसेस जिसको अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किया। राइट ऑफ नहीं करने का मतलब है अभी तक आपने खर्चा नहीं माना। 500 करोड़ में से 100 करोड़ ही खर्चा माना, अभी तक कितना खर्चा नहीं माना? 400 करोड़। तो 400 करोड़ जिसको आपने राइट ऑफ नहीं किया, राइट ऑफ नहीं करने का मतलब है अपना खर्चा नहीं माना, वो हमारे बिजनेस के लिए कौन सी एसेट कहलाती है? फिक्टिशियस एसेट। आई बात समझ में? अब सेकेंड ईयर की बात करूं तो सेकेंड ईयर में हमारे पास फिक्टिशियस एसेट थी 400 की। हमने खर्चा कितने का माना? 100 करोड़ का। हम लोगों ने एक्सपेंस माना सर 100 करोड़। तो फिक्टिशियस एसेट कितनी बच गई? 300 करोड़ की। ठीक है, ये जो 100 करोड़ है, ये जो 100 करोड़ हम लोगों ने खर्चा माना, ये सर खर्चा इस साल नहीं हुआ, पहले ही हो चुका है, पर हमने क्या किया? इस खर्चे को बांट दिया ईयर्स में। तो इस खर्चे को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं इसको? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आगे बात समझ में? losses which are written off in the which are not written off in the year in which it is incurred, but it is written off in later future years. आई बात समझ में? ये वो लॉसेस है जिनको जिस साल में इनको किया उस साल में राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, आने वाले साल में राइट ऑफ कर रहे हैं। आई बात समझ में? ये जो बच रहा है वो तो फिक्टिशियस एसेट है, और जितना खर्चा मान रहे हैं वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आगे बात समझ में? क्लियर है? एक बार फटाफट अगर आप ये नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन करिए, नहीं तो मैं इसके बाद आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं फास्ट। बोर्ड पे डेफिनेशंस लिखी हुई है, फटाफट पॉज करके डेफिनेशंस लिखिए, आगे मैं बात करता हूं आपसे। फास्ट एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए। देखिए आज हम लोगों ने बात करी एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बात करी। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट टॉपिक फिक्टिशियस एसेट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे बात करी। आज की हमारी वीडियो यही एंड होती है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप का। 11th कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां पर अपने सारे डाउट्स और क्वेरीज पूछ सकते हैं। सारे डाउट और क्वेरीज आपके वहां सॉल्व हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं उस ग्रुप में। उसके अलावा अगर आपको कोई नोट्स चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, वर्कशीट्स, या आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।